Welcome friends. Today in this video I am going to discuss some numericals which will be based on your previous year question. जो भी आपका previous year question जो भी आए हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में IIT JEE या CBSE या फिर नीट के एग्ज़ाम में, वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स. कौन सा टॉपिक? रिलेटेड टू पार्ट 5 का जो वीडियो है टॉपिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है जो कि एक पॉइंट बी पे है, एक सी पे है. आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटर. देखिए ये क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल. इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या है प्रॉपर्टी? जो भी इक्विलेटर ट्रायंगल है उसमें जो है एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री. सभी कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसका जो साइड है, मान लीजिए एक्स है तो तीनों साइड कितना होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट इज द इक्वी मीन्स इक्वल. इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ. ठीक है. साइड ऑफ कितना है? साइड कितना है यहाँ पर? ए साइड है. ठीक है. ठीक है. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिसेस ए पे निकालना है ड्यू टू दिस टू चार्जेस. अब देखिए बी एंड सी दिया है, आपको क्या निकालना है? ए पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट आप ये देखिए, इस टाइप का आपका डायग्राम है. ठीक है. इक्विलेटेड ट्रायंगल, ये पॉइंट पे निकालना है. अब देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है? -2q. तो +2 के कारण इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे, क्योंकि प्लस टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और माइनस में इन करता है. तो यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, आउटसाइड निकलेगा. सो इट विल बी इसी का कंटिन्यू, इसी लाइन का क्या होगा? कंटिन्यूएशन. सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए बी. ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए और एट ए ड्यू टू बी. ठीक है. अब ये जो -2 है तो इसके कारण भी होगा. तो इसका कैसे होगा? ये इसी डायरेक्शन में होगा. सो ये क्या हो जाएगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. अब 2 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है और दोनों को ऐड कर देना है. और वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है? पैरेललोग्राम. सो कुछ इस टाइप से होगा आपको. ये इस टाइप का. तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट. ये क्या हो गया आपको? रिजल्टेंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मीन्स रिजल्टेंट हो गया. ठीक है. अब बताइए ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है. बी और सी, ये एंगल कितना होगा बताइए? क्योंकि ये तो पता है आपको 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है. और ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल हो जाएगा आपको 180 डिग्री, क्योंकि एक ही सेम लाइन है और इस पे कितना होता है? 180. तो ये अगर 60 हो गया, 60, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 120 डिग्री. ठीक है, होगा ना? ये 120 एंगल हो जाएगा. अब मान लीजिए लेट ई मीन्स ए सी और ए सी मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट है, ये एंगल कितना बनाता है? एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू या फिर ए सी के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एंगल थीटा. समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा है? समझ गए ना? ये हो गया फंडा. अब देखिए, अब हमको निकालना है ई ऑफ ए बी. ई ऑफ ए बी कितना होगा बताइए? ई ऑफ ए बी कितना होगा? मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन. 1/4 पाई क्या होता है? इप्सिलॉन एम. एम मीन्स मीडियम के लिए, लेकिन एयर मीडियम है तो हम लोग इप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है. इनटू चार्ज क्या है यहाँ पर? प्लस क्यू है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है? ए. तो ए हो गया. ठीक है. ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लिखते हैं. ठीक है. क्या लिखा है ये? मॉड. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एयर मीडियम है तो उसके लिए ER1 होता है, इसलिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर. ठीक है. इसको मान लीजिए आप ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इट इज़ ई मान लीजिए. ठीक है. अब ई ऑफ ए बी हो गया. अब इसमें क्या निकालना है? ई ऑफ ए सी का मॉडुलस निकालिए. मीन्स मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम इसी तरह होगा.
वो क्या हो जाएगा 4πε0 एयर मीडियम है। चार्ज कितना है यहाँ पर 2q, मैग्नीट्यूड ले रहा है इसलिए +2q, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है a²। तो ये कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे ई से, तो ये कितना हो जाएगा 2 × e हो जाएगा, ठीक है। अब देखें EAB EAC निकल गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट के लिए E ऑफ A का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, E ऑफ AB का स्क्वायर प्लस E ऑफ AC का स्क्वायर प्लस 2 E ऑफ AB मॉड ऑफ E ऑफ AC इंटू कॉस ऑफ जो इसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन E ऑफ AB एंड E ऑफ AC दैट इज 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, -½ होता है, कितना होता है, कॉस 120 डिग्री हो गया आपको, ये हो जाएगा आपको -½ कितना होता है, -½ सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको E², ये हो गया आपको E², क्योंकि E मैंने एज्यूम किया है, और ये क्या है E ऑफ AC का स्क्वायर, तो ये 4E² हो जाएगा। ये तो 2 हो गया, 2 इंटू E ऑफ AB E ऑफ AC 2E इंटू कॉस थीटा -½ तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी E² प्लस 4E² कितना हो जाएगा 5E² माइनस, यहाँ पर माइनस है, -2E² दैट इज टोटल 3E² हो गया आपको। ये 3E² क्या हो गया, E ऑफ A। सो फ्रॉम दिस E ऑफ A इट इम्प्लाइज E ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 × E। E मतलब E का वैल्यू तो यहाँ पता है ना, आप उसको पुट कर दीजिए तो आपको EA निकल जाएगा। सो EA कैन बी रिटन एज √3 × E। E का वैल्यू कितना है 1/4πε0, क्योंकि एयर मीडियम है इसलिए Q/A²। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पार्ट का हो गया, समझ गए ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अब E ऑफ A निकल गया। अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ स्टेप से है बना है, E ऑफ A हो गया ये, और ये जो है यहाँ से ये हो गया आपको E ऑफ AC, और इसी को वर्टिकली कर दिए, इसको यदि एक्सटेंड कर दिए तो ये C हो जाएगा, और ये AC मीन्स AC के साथ हमने एज्यूम किया है एंगल कितना बनाता है, ये थीटा। सो डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो tan थीटा है, tan थीटा आप मत एज्यूम कीजिए, इसको अल्फ़ा ले लीजिए। आप क्या एज्यूम कीजिए, इसको अल्फ़ा, क्योंकि थीटा ये थीटा 120 ले लीजिए, एज्यूम कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा एंगल मान लीजिए, क्या है ये अल्फ़ा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, सो इट विल बी योर tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सिंपल है। देखिए ये वाला, ये जो है ये आपको क्या है, E ऑफ AB है। सो E ऑफ AB जो अल्फ़ा है उसका जो सामने में जो है E ऑफ AB, तो E ऑफ AB इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। E ऑफ AB इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय E ऑफ AC प्लस E ऑफ AB इंटू कॉस थीटा। ये इसका रेफरेंस आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वेक्टर के बारे में है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से बताया है वेक्टर एडिशन कैसे करना है, फोर्स के टर्म में सुपरपोजिशन थ्योरम में आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने वहाँ पर हिंट्स दिया है कैसे ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फ़ा E साइन 120 कितना हो जाएगा √3/2। सो √3/2 कैसे होता है 120 तो 180 - 60, तो साइन 60 हो गया आपको √3/2, समझ गए ना। E ऑफ AC कितना होता है, E ऑफ AC हो गया 2E प्लस E ऑफ AB E एंड कॉस 120 हो गया -½ सो इसका वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आप ये आ जाएगा 1/√3। सो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, अल्फ़ा
1030 का मतलब हो गया 1/√3। समझ गए ना, मतलब क्या हो गया, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो AC लाइन, जो ये हमारा AC लाइन है, इसके साथ ये जो 30 डिग्री लाइन होगा, ये 30 डिग्री लाइन होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। समझ गए ना, अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए ना, ये क्या हो गया, अल्फ़ा, ये डायरेक्शन क्या हो गया, विथ साइड AC, अल्फ़ा क्या है, विथ साइड AC आवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। सो आपको ये क्लियर हो गया ना, दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। समझ गए ना। चलिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इस चैनल को ज़रूर, वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ अ रेडियस A। रिंग दे दिया है, ये इस टाइप का रिंग है, और इसका रेडियस कितना है A। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए Q चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा, ये जो सरफेस है इसके ऊपर पूरा क्या है, चार्ज है। ठीक है, ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। मान लीजिए ये है पॉइंट, सेंटर है, तो इस एक्सिस मान लीजिए ये वाला, तो इस एक्सिस पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए ना, एक्सिस ये जो है 3D का मानिएगा। ठीक है, मीन्स इसके सेंटर से मिडवे, इसकी मिडवे है। ठीक है, हेंस सो द पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव अ पॉइंट चार्ज। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस ले लोगे आप P, तो आपको ये भी दिखाना है कि ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा रिंग चार्ज। ठीक है, इस टाइप का रिंग चार्ज है। देखिए यहाँ पर डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ये रिंग है, और इसके सेंटर से मीन्स इसका ये बीचों बीच पीछे है, ये बैक। समझ गया ना, और ये क्या हो गया, एक्सिस। मान लीजिए ये रिंग जो है वाई एक्सिस पे है, और ये एक्स एक्सिस इसके एक्सिस से पास होता है। ठीक है, अब ये क्या, पूरा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज, Q चार्ज, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस। रेडियस कितना है, A दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज तो हमको क्या करना है, पहले स्मॉल एलिमेंट का निकाल लेना है, और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है या फिर समेशन करना है। ठीक है, यही हम लोग का मेथड होता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो ये जो स्मॉल यहाँ पर जो चार्ज लिया है, ऑफ लेंथ DL, स्मॉल लेंथ DL एंड DQ एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, DQ चार्ज। कितना चार्ज है, DQ चार्ज। ठीक है, और ये O से, O मीन्स सेंटर ऑफ रिंग से पॉइंट हमारा कितना दूर पे है, X डिस्टेंस पे। ठीक है, और हमने एज्यूम किया है जो ये जो होगा परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेनस जो होगा वो R मान लीजिए, स्मॉल r। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, √(x² + r² हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये रिंग पे, इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मान लीजिए उसका वैल्यू है DE वैल्यू है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा, जो जिसके साथ ये एक्सिस, जिस एक्सिस के साथ ये जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होगा, D(EX). D(EX) आपका क्या हो जाएगा, D(E) इंटू कॉस थीटा। यही होता है हमारा एक्स एक्सिस, मीन्स जिसके साथ एंगल बनाता है, और जो इसका जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, D(EY). ये क्या होगा, D(EY) हो जाएगा आपको, D(EY) क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कॉस साइन के टर्म में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये D(EX) का है ना, परपेंडिकुलर। समझ गए ना, ये समझ रहे हो ना क्या बोले। और ये क्या वैक्यूम में है, तो इसलिए हम लोग, जैसे ये हम लोग क्या करते थे, EM = E0 इंटू ER करते थे, क्योंकि ये वैक्यूम है। सो EM = E0, वैक्यूम के लिए ER = 1 होता है। ठीक है,
ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो अब देखिए ये समझ गए ना ये डायग्राम कैसा है रिंग का, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो आपको डी ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। डी क्यू के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमारा डी ई है ना। तो डी ई क्या हो जाएगा आपको, डी ई हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर मीडियम है, इनटू चार्ज हमारा हो गया डी क्यू स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, यही तो डिस्टेंस है स्मॉल आर, सो आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। ये डी ई हो गया, समझ गए ना। और एक बात बताइए, ये जो डी क्यू है, ये जो हमने डी क्यू लिखा है, डी क्यू मीन्स स्मॉल चार्ज, वो चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, क्यू बाय टोटल लेंथ कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस जो होगा दैट इज 2 पाई आर, रेडियस 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस हो गया। ये तो हो गया यूनिट, इनटू कितने के लिए निकालना है आपको, डी एल लेंथ के लिए, इनटू डी एल कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब डी ई का वैल्यू समझ में आ गया क्या हो गया। अब देखिए इस डायग्राम में आपको ध्यान देना है कि अब देखिए इस ये जो कंपोनेंट लिए इसके कारण क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट तो इधर हुआ, वाई कंपोनेंट इधर। अब सिमिलरली इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट लीजिएगा आप, यहाँ पर पॉइंट लीजिएगा, तो इसके कारण भी क्या होगा बताइए। इसके कारण कुछ इस टाइप से होगा, ये इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर डी है तो यहाँ भी क्या होगा, डी ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका कंपोनेंट का दो पार्ट होगा, किधर होगा, एक इधर में हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और एक होगा वाई कंपोनेंट। अब देखिए ये वाई कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट क्या है, सेम है, सेम होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट सेम है, सब कुछ सेम है, सिमेट्रिक है कर्व। तो वाई और ये वाई क्या है, दोनों सेम, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स कंपोनेंट ही बचेगा। मीन्स देयर विल बी ओनली डी एक्स कंपोनेंट, मीन्स एक्स एक्सिस का ही कंपोनेंट होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स निकाल के इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिजल्टेंट, तो इसको सिर्फ डी एक्स को जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है बस उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, समझ गए ना। समझ गए ना, क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है। डी वाई क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये अपोजिट होता है। अपोजिट हुआ ना, एक नीचे की ओर हुआ, एक ऊपर की ओर होगा, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डायरेक्टली, समझ गए ना। तो ये डी ऑफ ई वाई हो गया, डी ऑफ ई हो गया, तो इसका एक्स कंपोनेंट आप निकालिए, क्या होगा, डी ऑफ ई एक्स। डी ऑफ ई एक्स क्या होगा बताइए, डी ऑफ ई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल, तो यहाँ से कॉस थीटा हो गया, समझ गए ना। डी ऑफ ई एक्स क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू डी क्यू बाय एक स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पर है आर का वैल्यू, तो आर स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम होगा थीटा, ठीक है। तो ये अगर ये थीटा हो गया तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज एक्स बाय आर, एक्स बाय आर। आर का वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया ना। अब देखिए डी ऑफ ई एक्स का वैल्यू समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर ये भी है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको थोड़ा वो कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सिंप्लिसिटी के लिए क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में x इंटू डी क्यू होगा, x इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 होगा, ठीक है।
अब क्या निकालना, ई ऑफ एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ई ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ई एक्स, क्या हो जाएगा ये बताइए, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, डी ऑफ ई एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स, अब यहाँ पर देखिए ओनली क्या है वेरिएबल, डी क्यू वेरिएबल, डी क्यू के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, डी क्यू है ना, और क्यू का तो कोई कंपोनेंट है, ये इसमें क्यू भी नहीं है, इसमें एक्स है सिर्फ, इसमें भी एक्स है, इसमें आर है, क्यू का तो है नहीं, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ये सब कंपोनेंट क्या कांस्टेंट, इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा बाहर में, x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, डी क्यू का, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कीजिएगा स्मॉल क्यू को तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा, टोटल क्यू हो जाएगा। इंटीग्रेट मतलब क्या होगा, सम कर रहे हैं, सम मीन्स टोटल कर रहे हैं, टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज नथिंग बट द क्यू ओनली, सो इट विल बी ई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ गए ना, ये हमारा ई ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स क्यू एक्स बाय या एक्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। आर स्क्वायर इसमें क्या है क्वेश्चन में, ए दिया है तो आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ए लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, समझ गए ना। ये हो गया फॉर्मूला ई ऑफ एक्स का। अब देखिए इसको, इस फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में देखिए अब क्या बोल रहा है, बहुत दूर के लिए, बहुत दूर के लिए मतलब क्या हो गया, एक्स विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर आर, आर या फिर यहाँ पर क्या है, ए बोला गया है तो आप इसको ए भी लिख सकते हो, इससे क्या है बहुत ही ज़्यादा है। तो जब इस टाइप का यदि केस है तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ए बाय एक्स क्या हो जाएगा आपको, ए बाय एक्स, एक्स को डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1 होगा कि नहीं, ये 1 हो जाएगा, 1 से बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 के सामने ए बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। सो अब यहाँ पर देखिए ई ऑफ एक्स हमने लिखा था ना यहाँ पर, सो ई ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो एक्स क्यूब ही बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर, एक्स क्यूब, तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1, ई स्क्वायर है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। ये सिंपल है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है वो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, ये ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला एक्स एक कट जाएगा, और ए बाय एक्स का 1 प्लस, ये जो है 1 प्लस ए बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तब, नथिंग बट द 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बाय एक्स का 1 के सामने में क्या बहुत ही कम वैल्यू, मीन्स ए बाय एक्स मानिए जैसे 0.00001 पॉइंट के आ गया, तो इसलिए उसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स ओनली 1 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस ए एक्स या फिर 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा, समझ रहा है ना। सो इसलिए ई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, क्यू एक्स नीचे वाला कट जाएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। मीन्स जब भी आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है जैसे कि पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में होता था, पॉइंट चार्ज के लिए भी तो यही फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के लिए भी निकालते हैं तो क्या हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन्स अगर आपका डिस्टेंस
जो पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या मतलब आपका ये रिंग कैसा बिहेव करने लगेगा, ये रिंग विल बिहेव लाइक अ, बिहेव कैसा करेगा आपको, रिंग बिहेव करने लगेगा आपको पॉइंट की तरह। किसकी तरह, पॉइंट की तरह। समझ गया ना, किसकी तरह बिहेव करने लगे, पॉइंट की तरह। अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो इसका तो दोनों क्वेश्चन का पता चल गया आपको। क्या पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आपको ई ऑफ एक्स निकालना था, ई ऑफ पी। तो ई ऑफ पी हमने क्या निकाला, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों क्या होता है रेस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक है। क्योंकि सिमेट्रिक है रिंग, इसके कारण से क्या होता है वाई कंपोनेंट जो होता है वो मिसिंग रहता है हम लोग का। क्योंकि मान लीजिए ये है तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर। इसके लिए भी सेम होगा नीचे में, तो इसके लिए भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ओनली एक्स कंपोनेंट रहता है। और उसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग का ई ऑफ पी क्या आया, ई ऑफ पी जब हम लोग ने इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया वैल्यू, वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर मीडियम है, वैक्यूम है, इंटू चार्ज क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया ई ऑफ एक्स। अब जब भी हमारा और क्या बोला गया, जो हमारा जो डिस्टेंस है एक्स वो अगर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हो गया ए के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या पॉइंट की तरफ रिंग जो है रिंग को हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही दूर पॉइंट से, बहुत ही दूर पॉइंट से, बहुत दूर जाके आप किसी रिंग को देखिए तो वो क्या दिखेगा, एक पॉइंट ही दिखता है, इसलिए वो पॉइंट की तरफ भी पॉइंट की तरह शो करने लगता है। और उस टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ई जो आएगा वो क्या हो जाता है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो है ही, क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जो कि सिंपल फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब ये वाला जो ई ऑफ पी है, इस पॉइंट पे जो पी पॉइंट पे निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो ई ऑफ पी मीन्स मैक्सिमम, ई ऑफ पी विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होता है, विल बी मैक्सिमम वेयर व्हेन डी ई पी बाय डी ऑफ एक्स, एक्स है ये डिस्टेंस, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो और इक्वल टू 0 करो, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं मैथ में तो पढ़े ही होंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करो, और वहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलता है, वो r/√2 मीन्स r/√2, या फिर आप बोलो a/√2, ए है। तो मीन्स जो इसका रेडियस है उसका 1/√2 टाइम्स अगर आप एक्स का वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू पुट करो और वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। और उसका वैल्यू कितना होता है, वो होता है 2/√3 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। समझ गए ना। अगर ये वाला केस है तो इससे क्या हो जाएगा, ग्राफ अगर प्लॉट करने के लिए बोला गया आपको, क्या है ई ऑफ पी पॉइंट पी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में प्लॉट करो, तो ये किस टाइप का होगा, ये कुछ इस टाइप का होता है। समझ गए ना। ये पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और ये जो पॉइंट होगा एक्स का किस वैल्यू पे, r/√2 या फिर a/√2 वैल्यू पे ये होता है। और ये मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ई ऑफ पी ऑफ मैक्सिमम, जो कि हमने निकाला है ई ऑफ पी मैक्सिमम ये होता है। तो समझे ना क्या करना, मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली क्या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैक्सिमम पॉइंट को अगर निकालना है, किसी भी मैक्सिमम पॉइंट का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 करना है। और उसके बाद जो है वहाँ से आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, आपको निकल गया, उसको उस वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, जो आपने ई पी निकाला।
फॉर गेटिंग द EP मैक्स। तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, EP मैक्सिमम का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए ना ये वाला पॉइंट। अब देखिए यही EP वाला वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए एट द सेंटर पे क्या होगा, एट सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। क्योंकि ये रिंग है तो सेंटर पे क्या होगा, एक ऊपर से आएगा फोर्स, जैसे ये रिंग है, मान लीजिए सेंटर पे क्या होगा, रिंग के कारण ये सेंटर है। अब देखिए इस पॉइंट के कारण इस पे जो लगेगा ये नीचे लगेगा, इस पॉइंट के कारण कहाँ लगेगा बताइए, इस पॉइंट के कारण यहाँ पर जो लगेगा ये अपोजिट लगेगा, वो भी सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो इस पॉइंट के लिए हुआ। इसी तरह आप जितना भी पॉइंट करो, इधर में जितना भी पॉइंट पुट करो और इधर में जितना भी पॉइंट पुट करो, दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो एट सेंटर क्या हो जाएगा, E ऑफ P विल बी जीरो, E ऑफ P विल बी क्या हो जाएगा, जीरो। समझे ना, मीन्स कोई भी अगर आपको सेंटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज अगर सेंटर में रख दिया, अब बताएगा, पूछेगा कि फोर्स कितना होगा उस पॉइंट चार्ज पे, पॉइंट चार्ज मीन्स ये टेस्ट चार्ज पे, तो आपको क्या बोलना है, वो जीरो ही होगा, ऑब्वियस है। क्योंकि सिमेट्रिक के कारण क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होता है, जिसके कारण से जीरो हो जाता है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो इसमें तो सिंपल बताया गया था एट लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगा और ये पॉइंट P पे क्या होगा वो होगा, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस किया कि मैक्सिमम क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इस पॉइंट पर निकालना है सेम, ड्यू टू द लाइन चार्ज। ये क्या है, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक लाइन है उस पर चार्ज मान लीजिए Q है, स्मॉल q मान लीजिए, लाइन चार्ज है Q। तो वो चार्ज जो क्या होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइन पे। जैसे रिंग पे आपने चार्ज डाला था Q, तो वो क्या हो गया, रिंग पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब जगह आपको चार्ज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इक्वली बोला जाए या फिर यूनिफॉर्मली है, समझ गए ना। अलोंग आ लाइन दिया हुआ, लेंथ क्या है 2a का मतलब क्या हो गया, टोटल लेंथ। ये हो गया आपको a, तो ये हो गया आपको -a दिया है, अलोंग द y इक्वल टू -a, y इक्वल टू +a, इसका टोटल लेंथ क्या था 2a ही हो जाएगा। अब देखिए एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे निकालना है, और इसको मान लीजिए हाइपोटेनस को, ये परपेंडिकुलर ही है इसलिए ये हाइपोटेनस हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r का √x² + y²। और जिसे हम लोग ने थीटा पहले भी एज्यूम किया था, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए dy के कंपोनेंट के कंपेयर में यहाँ पर de होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में de, और सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट करेंगे कंसिडर, उसके लिए भी सिमिलरली होगा। और लेकिन क्या होगा, जिसके कारण से dy कंपोनेंट दोनों का इक्वल है, इसलिए सिमेट्रिक के कारण क्या हो जाएगा, dy कंपोनेंट आपको जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपको सिर्फ dx कंपोनेंट मीन्स x एक्सिस का ही कंपोनेंट बचेगा। कोई डाउट है आपको इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताइए। समझ गए ना क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने उसमें सिमेट्रिक के कारण लिखा था, सो बाय द सिमेट्री फॉर ऑल d of y below the x axis there will be a minus d of uy above the axis,
मीन्स जैसे यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे एक यहाँ पर लग रहा है dy, एक यहाँ पर लगेगा डी ऑफ ई वाई, तो सो दिस एंड दिस विल बी योर कैंसल आउट, सो इसको काउंट ही नहीं करना है। सो आपको क्या टारगेट रहेगा, आपको डी ऑफ ई निकालना है और उसके रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। समझ गए ना। अब यहाँ पर हम लोग ने एक पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर को एज्यूम करेंगे, लेट लेमडा ये क्या है, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना हो गया क्यू, लेंथ कितना हो गया 2a, टोटल लेंथ कितना है चार्ज का 2a, तो ये हो गया लेमडा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर कोई भी चार्ज अगर लाइन पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा। और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है चार्ज लाइन पे, इस तरह से चार्ज दिया जाता है ताकि लेमडा जो है ना आपको क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। लेमडा समझिए क्या हो गया Q/2a। अब देखिए डी क्यू चार्ज क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिया है ये क्या हो गया डी क्यू चार्ज, वो क्या हो जाएगा सेम Q/लेंथ कितना है 2a इंटू लेंथ क्या है आपका dy लेंथ लिया है, सो Q/2a क्या है लेमडा इंटू dy। समझ गए ना ये। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, डी ऑफ ई निकालना है, जैसे कि पहले केस में हम लोग मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे डिस्कस किए थे, डी ऑफ ई के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिंपल है, इंटू चार्ज कितना है डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ गए ना ये क्या हो रहा, और ये क्या हो जाएगा आपको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू का वैल्यू क्या है लेमडा, या फिर डी क्यू का वैल्यू क्या है Q इंटू dy/2a, सो इट विल बी dy/2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या होगा इस डायग्राम से, वो x/r, जैसे कि पहले भी निकाला था हमने, ठीक है। तो ये हो गया डी ऑफ ई। अब डी ऑफ ई क्या निकालना हम लोग को, एक्स कंपोनेंट निकालना है, डी ऑफ ई एक्स, वो क्या हो जाएगा आपको डी ऑफ ई कॉस थीटा। डी ऑफ ई क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल हम लोग ने एज्यूम किया है कि जो हमारा रिजल्टेंट है डी ई वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो डी ऑफ ई कॉस थीटा हो गया। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, तो डी ई का वैल्यू तो यही वाला है, और थीटा का वैल्यू हो गया आपको x/r मीन्स x/√(x² + y²। और जब ये सभी पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, सिर्फ क्या है ये सब अरेंजमेंट ही तो है, x/dy/2a इंटू x² + y² पावर 3/2, ये हो गया हमारा डी ऑफ ई एक्स। समझ गए ना। और डी ऑफ ई वाई को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, डी ऑफ ई वाई को क्या करना है, कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, अगर डी वाई का कंपोनेंट अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस के बदला साइन पुट कर देना और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो पुट कर देना, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो भी आपको 0 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन वैसे आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि बाय द सिमेट्री कारण क्या होगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण से सिर्फ एक्स कंपोनेंट हो जाता है, जो कि डी ऑफ ई एक्स हुआ। सो रिजल्टेंट क्या होगा, ई ऑफ पी एट अ पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ई एक्स। सिंपल है, इंटीग्रेट कर दोगे आप डी ऑफ ई एक्स को तो आपको क्या निकल जाएगा, ये एट अ पॉइंट पी निकल जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ई एक्स मीन्स वाई के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई के रेस्पेक्ट में, तो जो भी वाई है उसको इंटीग्रेशन के अंदर में रखना होगा, जो भी वाई है ये वाला वाई कंपोनेंट है तो इसको अंदर में रखना पड़ेगा, जो वाई से इंडिपेंडेंट है उसको बाहर। सो क्या हो जाएगा आउटसाइड में q इंटू x/2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y dy हो गया डिवाइडेड बाय x² + y² पावर 3/2। अब देखिए ये इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, y से, तो y का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, ये कर रहा है -a से +a पे वेरी कर रहा है, y का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, -a से
प्लस ए। तो सो इंटीग्रेशन का वैल्यू ये होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आता है वैल्यू। सो दिस इज नथिंग व्हाट योर रिजल्टेंट पॉइंट पी। ये हो गया रिजल्टेंट ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज अगर दिया रहा है तो उसके कारण से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा पॉइंट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, ये हो गया अपर लेंथ मीन्स टोटल लेंथ 2a है, हाफ ऑफ लेंथ, सिंपल है। ये क्या, हाफ ऑफ लेंथ। समझ गए ना ये वाला कैसे। अब ये पूछेगा कि ये इस इंटीग्रेशन से ये वाला वैल्यू कैसे आया, तो वो आप सिंपल है, आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो। मैथमेटिक्स का पोर्शन है, लेकिन तब पर भी मैं बता देता हूँ नीट वाले स्टूडेंट के लिए। क्या है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या कर देना है, सिंपल के लिए आपको एज्यूम कर लीजिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो डी वाई क्या हो जाएगा, x इंटू 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा। सिंपल है, ये इंटीग्रेशन का ही है। और उसके बाद क्या होगा, आप ई ऑफ पी में ई ऑफ पी का वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। ई ऑफ पी का वैल्यू पुट करोगे तो उसमें आपको कुछ टर्म है और उसके बाद आपको आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म आता है, ठीक है, पावर 3/2, ठीक है। ये वाला टर्म आएगा इंटीग्रेट करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लोगे तो ये वाला जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पावर कितना है 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा, और ऊपर में कितना है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हो आप। 1 बाय सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे 1 इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है वाई बाय आर है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से लिखोगे साइन थीटा क्या हो जाएगा वाई बाय आर, सिंपल है, वाई अपॉन आर, तो वाई बाय आर हो जाएगा, सिंपल वाई बाय आर हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू आर क्या है आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये वाई, और वाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन कहाँ हो -a से +a, तो ये कितना हो जाएगा वाई +a, तो ये 2a आ जाएगा। समझ गए ना, इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा ये 2a, और 2a नीचे में है, 2a विल कैंसल आउट हो जाएगा, 2a कैंसल आउट, तो बचेगा क्या 2a, तो बचेगा नहीं, 2a तो चला गया। और यहाँ से आपने r निकाला था, तो r का वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, समझ रहे ना। और यहाँ से आपने जो निकाला था एक्स स्क्वायर को जो बाहर निकाला था, ये क्या निकाला था एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बचता था, एक्स क्यूब ही बचता था ना, एक्स स्क्वायर आपने यहाँ से बाहर लिया तो रूट हुआ तो क्यूब हो गया, ठीक है। और ऊपर बाहर में भी एक एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा आपको, वो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, समझ रहे ना, वो एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई का तो एक्स था और पहले से एक एक्स था, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स भी हो गया, और ये तो कांस्टेंट है, समझ गया ना। ये सिंपल है, ये इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन है, मैथमेटिकल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको एट अ पॉइंट पी, समझ गए ना, ये कैसे निकाला, एक पॉइंट पे कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, समझ गए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे केस वन देखिए। अब यदि x इज बहुत ही ज़्यादा होगा a से, x इज बहुत ही मीन्स बहुत ज़्यादा दूर पे करोगे, तो ये क्या होगा
पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्म हो जाएगा। अगर लाइन को कोई भी एक लेंथ है उसको आप बहुत ही दूर जाके देखोगे तो वो क्या दिखेगा, एक पॉइंट की तरह ही दिखता है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई एक्स क्या हो जाएगा आपको, वेरी वेरी लेस देन 1, जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते थे। जैसे फर्स्ट केस में मीन्स क्वेश्चन नंबर आपको कितना था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो हम लोग ने देखा था। सो इसके कारण से ई ऑफ पी क्या हो जाएगा आपको, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज पॉइंट चार्ज। दैट इज पॉइंट चार्ज मीन्स लाइन एट अ डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे तो वो कैसा फॉर्म दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। केस 1 यही था। और केस 2 क्या है, अगर मान लीजिए लेंथ ही बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी लेंथ हो गया, क्या हो गया, इन्फिनाइट लेंथ, इन्फिनाइट लाइन, इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट लाइन है जिसका, ठीक है, इन्फिनाइट लाइन है और उस पर क्या है, लेमडा है। लेमडा मीन्स चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक है, लेकिन उस पर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। चार्ज क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब फिर क्या हो जाएगा, तब इस केस में क्या हो जाएगा आपको, तब आपको ई ऑफ पी क्या हो जाएगा एट अ पॉइंट पी, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय, देखिए 1 बाय क्या था, ई ऑफ पी जो लिखा हुआ है 1 बाय क्या था, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आप लिखिए 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू था q बाई 2 है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें आपको, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको 1 बाई क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग x आपने कॉमन, x तो है ही पहले से, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था, a कॉमन लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन लिया तो x बाय a का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है ना ये कैसे क्या है यहाँ से, इस देखिए आप जो यहाँ से क्या करो, आप a कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन लिए तो इसका रूट हुआ तो ये क्या आ जाएगा, बाहर a आ जाएगा, a आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, जो कि यहाँ पर है 2a। समझ गए ना, a कहाँ से आवे बाहर। अब यहाँ से आपने क्या लिया, a स्क्वायर बाहर लिया है, तो a स्क्वायर बाहर लोगे तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, और एक्स स्क्वायर पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। समझ गए ना, सिंपल है, सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, कैसे आप अरेंज कर रहे हो। अब देखिए q बाई 2 पाई, q बाई 2a आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये लेमडा होता है जो पहले ही मैंने बताया है, ये देखिए लेमडा q बाई 2a होता है, ठीक है। तो लेमडा क्या हो गया, q बाई 2a डिवाइडेड बाय x रूट ऑफ x बाई a का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपको इन्फिनाइट लाइन के लिए हो गया, ठीक है। और एक बात है, क्योंकि ये इन्फिनाइट लाइन है, क्या है ये इन्फिनाइट लाइन है, इन्फिनाइट का लाइन क्या हो गया, लेंथ क्या होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही बिग लाइन लेंथ हो गया, ठीक है। लेंथ बड़ा हो गया मतलब कि ए आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा एक्स से, सो एक्स बाई ए क्या हो जाएगा आपको, बहुत ही लेस हो जाएगा स्मॉल, तो एक्स बाई ए को निगलेक्ट कर देंगे, सो इट विल बी 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई क्या हो जाएगा एक्स, सो इट विल बी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। सो ये हो गया ई ऑफ पी ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन। सो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइट इन्फिनाइट लेंथ, और लेमडा इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, जिसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, इन्फिनिटी लॉन्ग लेंथ के लिए हम लोग का क्या किससे वैरी कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, ये डिस्टेंस एक्स हो गया, ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ये क्या हो गया, इस तरह से इन्वर्सली वेरी कर रहा है, क्योंकि ये जो 1 बाई एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से ही होता है, ठीक है, ये इस टाइप से वेरी करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग लेंथ, इन्फिनाइट लेंथ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह के इन्वर्स के साथ प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स ई ऑफ पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। और डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली
outward. So this is all about your electric field due to लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। क्वेश्चन नंबर समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है, अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 143 इतना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, मैथमेटिक्स का। अगर इस टाइप का अगर पॉइंट दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में होगा, सेकंड वाई एक्सिस, थर्ड क्या होता है जेड एक्सिस के अलोंग। क्योंकि अगर मान लीजिए 3D वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक है जेड एक्सिस, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस टाइप से अगर स्पेस में रहता है पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्या एक चार्ज है जो कि इस पॉइंट पे है, क्यू पॉइंट पे है, क्यू इक्वल टू कितना है 1, क्यू मान लीजिए ये क्या है क्यू, और इसका लेंथ कहाँ पर है 1, 2, 4 पॉइंट पे है, ठीक है। पॉइंट है, लोकेशन, एक स्पेस में पॉइंट है जिसका लोकेशन क्या है 1, 2, 4, इस टाइप से पॉइंट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस मीन्स बेलो -4 एंड z इक्वल टू 3, कुछ इस टाइप से कहीं भी होगा, मान लीजिए इस टाइप का पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट है p 0, -4, 3, इस टाइप का पॉइंट है। और ये मान लीजिए आपको यहाँ पर एक ओरिजिन है मान लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का ये 2 पॉइंट हो गया। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट P पे। तो आपको क्या निकालना है, जब इस टाइप का दिया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको इसको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका निकालोगे आप, OQ का, OQ का निकालेंगे तब OP का निकालेंगे, तब ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, मीन्स PQ का। तो OQ का डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए इसको R1 डैश, क्या मानेंगे इसको R1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। OQ को क्या माने हैं R1 डैश। तो ये क्या पोजीशन वेक्टर क्या कैसे निकालते हैं, ये हो गया 0 से मीन्स ओरिजिन से Q पॉइंट, तो जो फाइनल पॉइंट है 1, 2, 4 उससे इसको माइनस करेंगे। 1 हो गया आपको एक्स एक्सिस में तो I कैप, 2 हो गया वाई कंपोनेंट में तो J कैप, एंड 4 हो गया जेड कंपोनेंट में तो ये K कैप। मीन्स यदि एक्स वाई जेड है, अगर इस टाइप के एक्सिस है, तो इसके एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको I कैप बोलते हैं, और वाई कंपोनेंट में क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको J वेक्टर बोलते हैं, J कैप बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर उसको K कैप बोलते हैं। ये सब क्या है, I J K क्या है, यूनिट वेक्टर, I कैप, J कैप और K कैप क्या है, यूनिट वेक्टर वेक्टर किसके अलोंग है, यदि I कैप लिखा हो मतलब क्या, जरूर एक्स एक्सिस के अलोंग है, समझ गए ना। J कैप मतलब अलोंग वाई एक्सिस एंड सो ऑन, समझ गए ना। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यूनिट इसका क्या है, मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना होगा जाएगा 1, जितना भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1। और क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, समझे। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, A डॉट B, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, AB cos थीटा लिखते हैं ना, AB डॉट का। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, A क्रॉस B, जिसको हम लोग लिखते हैं AB साइन थीटा। ये होता है सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो गया, A/B दैट इज AB cos थीटा। अब बताइए, आप बताइए I डॉट I ये कितना वैल्यू होगा, बताइए ये कितना होगा, I डॉट I का मतलब क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस दोनों है, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में ही है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1। और यूनिट वेक्टर I और J का I और I का वैल्यू, इसका और इसका अगर मैग्नीट्यूड लीजिए तो कितना होगा 1, तो I डॉट I का वैल्यू कितना हो गया 1। I डॉट J का वैल्यू कितना हो जाएगा,
क्योंकि जे है तो जे का मतलब क्या हो गया, आई हो गया इधर और जे हो गया इधर, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आई जे के क्या होता है यूनिट वेक्टर है और एलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस जो होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आई डॉट जे क्या होगा, कॉस 90 कितना होता है 0, तो सो 0। मतलब क्या हो गया, अगर यदि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर सेम वेक्टर के साथ ले रहे हो, मीन्स सेम यूनिट वेक्टर है, जैसे आई है या जे है या के है, उसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है। और यदि डिफरेंट के साथ अगर वो लोगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0 ही होगा। समझ गए ना। तो ये ओ क्यू वेक्टर जो होगा दैट इज R1 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा आपको फाइनल क्या है यहाँ पर 1, तो 1, और यहाँ पर क्या है 0 0 का मतलब क्या हो गया 0 0, तो जो 1 माइनस 0, क्योंकि 1 किसके लॉन्ग है आई, तो आई ए का, प्लस सेकेंड क्या है 2 माइनस 0 है तो 0 इंटू जे कैप, प्लस थर्ड क्या है 4 माइनस 0, ये क्या है के लॉन्ग है तो के कैप, मीन्स R1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट, जो क्यू पॉइंट है जहाँ पर चार्ज अवेलेबल है 1 माइक्रोकूलम, ये क्या है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, समझ गए ना। ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1। अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर R2 का निकालेंगे। क्या है R2 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम, ये क्या है O2 P वेक्टर, तो इसमें भी सेम करेंगे। फाइनल क्या है 0 माइनस 0 आई कैप, ठीक है, प्लस माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4 ही होगा, माइनस 4 मतलब क्या होगा -4 जे कैप हो जाएगा, और ये जेड क्या है 3 माइनस 0 मीन्स 3, तो 3 के कैप। ये हो गया आपको R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या हो गया, फिर से मैं लिख देता हूँ, -4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया R2 वेक्टर। समझ गया ना। यूनिट वेक्टर आपको समझ आ गया ना, किसके अलोंग किसका यूनिट वेक्टर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। किसके, हमको किस पे निकालना है, पॉइंट पी पे, तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, मीन्स आर, ये तो 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट, तो आर ऑफ 2 1 मीन्स ये R21 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ही हुआ, कहाँ से, फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 का ये हो गया R21, मीन्स टुवर्ड 2 फ्रॉम 1 R21। तो ये क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो R2 माइनस R1 वेक्टर कर देना, तो इसको माइनस करके निकालिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए R2 माइनस R1, R2 माइनस R2 ये हो गया माइनस R1, तो माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो जे कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ -4 अब -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पर 3 है और 3 माइनस 4 तो -1 हो जाएगा, तो माइनस के कैप। तो ये हो गया आपको R वेक्टर, इसको क्या मैंने माना है R वेक्टर। समझ गए ना। तो R का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको आपके डाउट का मैं जवाब दे सकूं क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो समझ में आ गया ना आपको कैसे इसमें ये वेक्टर का कैलकुलेशन है, वेक्टर कैलकुलेशन ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आपको आर वेक्टर आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर वेक्टर पता चल गया, आर ई वेक्टर तो चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, आर वेक्टर हो गया। अब इसका आर वेक्टर का एक और टॉप मीन्स है जो कि काम आएंगे हमको, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस मतलब क्या होगा, रूट कर देना है और जितना भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका कंपोनेंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर
यहाँ पर क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस k क्या है -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा आपको -38। यूनिट क्या होगा, मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए अब क्या करना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k लिखते हैं इनटू चार्ज हमारा तो q है, डिवाइडेड बाय जो हमारा डिस्टेंस है उसका क्यूब इंटू r वेक्टर, ऐसे ही लिखते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। k का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वैक्यूम है तो 9 × 10⁻9 हो गया, इंटू q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू दिया है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। q का वैल्यू डिवाइडेड बाय r क्यूब का मतलब कितना हो गया, 38⁻3/2 हो गया, इंटू वेक्टर, r का वेक्टर कितना है, ये है, तो पुट कीजिए -6j k। इसको वैल्यू का पुट कर दीजिए तो आपको EP वेक्टर कितना आ जाएगा, सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, पुट कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -38.42 I कैप -230.52 J कैप -38.42 K कैप। ये हमारा हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा पॉइंट P, जो कि इसका कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉल कर रहा है मीन्स नीचे आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट में है। ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस इन अ वर्टिकल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए ये और ये, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स नीचे से ऊपर। अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये प्लस होगा और यहाँ पर होगा तो माइनस, तो ये वाला माइनस चार्ज हो गया और इधर में प्लस 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 प्लस, इस टाइप का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गए। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस टाइप का होगा। ठीक है, बहुत सारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, इज अ फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट, मीन्स सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन everywhere, EVERY, everywhere electric field has। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड होगा या फिर सेम डायरेक्शन होगा सब जगह, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सिंपल है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, इस टाइप से गिर रहा है। अब क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अब क्या बोल रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना डायरेक्शन रिवर्स, क्या रिवर्स जैसे ही क्या मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और यूनिफॉर्म है, ये भी ई है, ये भी ई है, इसी तरह से पूरा है। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, अ प्रोटोन इज एलोड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। अब क्या कर रहा है, प्रोटोन है जिस पे प्लस चार्ज है वो अब फॉल हो रहा है नीचे फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये इसको जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को टी, और टाइम को प्रोटॉन को टाइम लग रहा है पी टी और पी,
तो इसको दोनों को कंपेयर करना है, कितना टाइम में ये फॉल हो जाएगा। सेम हाइट है, हाइट कितना है, सेम h हाइट है, कितना टाइम लगेगा रेस से फॉल होने में, कितना टाइम लगेगा TE और TP, इसको हम लोग को कंपेयर करना है। सिंपल है। अब देखिए यदि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस तरह से लग रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स क्या होता है, अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज क्या है माइनस, तो माइनस E इंटू ई, मीन्स अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और इस पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है, प्रोटॉन पे प्लस है तो प्लस हो गया E इंटू कैपिटल E। तो ये तो है प्रोटॉन का, मतलब कि सेम डायरेक्शन। अगर ये प्रोटॉन है P, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स भी नीचे ही लगेगा, मीन्स नीचे लग रहा है फोर्स, इसलिए ये नीचे फॉल हो रहा है, और इस पर किधर फोर्स लग रहा है, इस पर भी नीचे ही लग रहा है। सो दोनों क्या हो रहा है, नीचे ही जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट है आपको इसमें? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ये समझ गए ना क्या हो गया। अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है ये Q इंटू ई होता है। ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो इससे हम लोग को क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या है एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा QE अपॉन मास, यही होगा हमारा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा बताइए, QE पता चल गया, Q पता चल गया। अब इसमें क्या होगा, टाइम क्या होगा, जैसे हम लोग का क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन का थर्ड लॉ जो कि क्लास 11 का है, इसमें क्या होता है, h हाइट क्या होता है, U और T प्लस हाफ ऑफ AT² होता है ना। अब यहाँ पर U क्या है, इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो U हो गया आपको 0, तो h क्या होगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ A इंटू T²। तो यहाँ से हम लोग को टाइम क्या निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2h/√2h/a, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। सो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, √2h/a, ये हो गया सिंपल सा टाइम। अब देखिए अब हम लोग दो कंडीशन, एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों कंडीशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू तो ये है, इसको आप पुट कर दीजिए, तो ये टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपको √2h/QE, Q का मतलब कितना हो गया, QQ/m। सो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, h आपको क्या है, कांस्टेंट है, Q क्या है, Q इक्वल टू E है, माइनस E है, प्लस E, मीन्स Q भी कांस्टेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है, बचा क्या है, m ही तो यहाँ पर चेंज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन एज मास ऑफ। अब देखिए मास किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है कि प्रोटॉन का, मास किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, बताइए। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ज़्यादा, ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन क्या होता है, हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा वेट कम होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम जो है प्रोटॉन का क्या होगा, ज़्यादा लगेगा देन द इलेक्ट्रॉन। सो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेसर मीन्स स्मॉलर कंपेयर टू द फॉल ऑफ प्रोटॉन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका सही होगा। सिंपल है, क्या करना है आपको,
कुछ नहीं, इक्वेशन निकालना है पहले और उसमें मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास कम है उसको कम टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी फॉल होगा। समझ गए ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नीट का है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.33 ये है। सो द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल 1 2 3, 3 चार्ज पार्टिकल है और ये कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। गिवन द साइन ऑफ द 3 चार्ज। अब देखिए ये 1 2 3 चार्जेस है, इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, न्यूट्रल है, ये सब भी बताना है। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसका सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो, ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। 1 का देखिए, 1 किसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, 1 अट्रैक्ट कर रहा है प्लस की ओर, मतलब इसका अपोजिट चार्ज होगा, तो मीन्स ये क्या होगा, निगेटिव होगा। 2 क्या है, 2 भी अट्रैक्ट हो रहा है प्लस की ओर, तो ये भी क्या होगा, ये भी निगेटिव चार्ज होगा। 3 किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस की ओर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो तीनों का तो चार्ज पता चल गया इजीली। अगर यदि कोई ऐसा रहता कि जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सीधा, तो उस पर क्या होता है, वो न्यूट्रल चार्ज हो गया। समझ गए ना। एक्सिस जो प्लस की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो माइनस की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, तो सो प्लस टू माइनस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए Q बाय M क्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है 3 हैज हाईएस्ट डिफ्लेक्शन। हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका है, हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका है, देखिए यहाँ था, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया, तो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका हो गया, ये स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किसका हो गया, 3 का, ये याद रखिएगा बस। अब देखिए अब क्या है 6 नंबर क्वेश्चन का। अब इसमें देखिए अब क्या होता है, जितना जो डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स जो आपका चार्ज टू मास रेशियो है, वो जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज़्यादा Q बाय M रेशियो होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, 3rd नंबर। सो 3rd हैज़ द हाईएस्ट Q बाय M रेशियो। समझ गए ना। ये कहाँ से पता चलता है कि Q बाय M जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, तो Q बाय M क्या हो गया, हाईएस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा। सो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। और पार्टिकल 3 हैज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सो इट हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, 3rd नंबर का। ना क्वेश्चन नंबर 7, A particle of mass m charge minus q enter the region between the two charge plate initially charge plate है, ठीक है, initially moving along x axis with a speed vx like particle 1 in the figure 1.33। ये जो फिगर है पार्टिकल 1 दिख रहा है ना, ये वाला पार्टिकल है। मान लीजिए इसका डिफ्लेक्शन जो है, ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट से डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन y है। ठीक है, पार्टिकल 1 को ही दिखना है। ठीक है, आपको किस पे नोटिस करना है, आपको पार्टिकल 1 का। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 2 चार्ज हैं, जैसे आपने प्लस है और माइनस है। ठीक है, किस टाइप से, इस टाइप से आपको इधर में हो गया प्लस 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 और इधर में हो गया माइनस 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 माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रुका हुआ है। यदि ये स्टेट मूव करता तो कुछ इस टाइप से मूव करता, लेकिन क्या हो रहा है, ये धीरे 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 इस टाइप का डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये y हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, इसका चार्ज कितना माइनस q है और मास क्या m। बिटवीन द टू चार्ज मूविंग अलोंग द x एक्सिस मान लीजिए इधर है, y एक्सिस होगा, तो x एक्सिस में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v ऑफ x है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस टू माइनस है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मतलब चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स अपोजिट लगता है। सो फोर्स इन द अपोजिट दैट इज द फोर्स हो जाएगा ये, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। वेलोसिटी ये इधर मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी इधर कर रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है अपना पाथ से, समझ गए ना। और ये जो चार्ज है सीट, इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वाई माने यहाँ पर, वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाई ऑफ द पार्टिकल एट फर एंड, वाई मत मानिए इसको क्योंकि वाई एक्सिस का सिंबल है, इसलिए आपको वाई नहीं एस मानिए, एस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। एज ऑफ द प्लेट इज दिस, कंपेयर दिस विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आपको एस का रिलेशन, एस का वैल्यू निकालना है बस, कितना डिफ्लेक्शन होगा, समझ गए ना। सिंपल है, आप देखते जाइए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है। आपको क्या पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अब फोर्स कितना है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो ये हो गया आपको एक्सेलेरेशन, सिंपल सा जो कि पहले ही बताया। अब देखिए टाइम, इस पार्टिकल को टाइम एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, एल बाय जितना वेलोसिटी है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट विल बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस दिस लेंथ एल, ठीक है, ये भी समझ में आया आपको। अब इनिशियली क्या है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और हम लोग को क्या है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे जूम किया है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या होगा, u इक्वल टू 0 हो गया, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब क्या करना है इसमें, आप इसमें सब का वैल्यू पुट कर दो, हाफ हो गया, एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या है, ई बाई एम, ठीक है, इंटू ये टी स्क्वायर कितना है, एल बाई वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल, s इक्वल टू हो गया आपको E, मतलब क्या हो गया, चार्ज मानिए, E को E मत लीजिए आप, यहाँ पर माइनस E है, तो आप Q मानिए, क्या मानिए, Q एज्यूम कीजिए या फिर E मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q ही मानिए आप, Q E बाई एल स्क्वायर बाई 2m इंटू वी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, Q बाई एम इंटू E इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू वी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए जो हमने अब बोला था ना कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, वो भी यहाँ पर डिराइव हो गया कि कैसे होता है। और एक है डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी एक्स स्क्वायर, जो कि ये हो गया, तो ये आपको डिराइव्ड हो गया। अब ये जो वर्टिकल डिफ्लेसमेंट है एस, ये जो है ना सेम है, किसकी तरह है, दिस इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ horizontal projectiles अंडर ग्रेविटी। तो ये क्या हो गया, सेम इक्वेशन आता है। सो दिस इज़ वेरी बेसिक है, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको 2-3 इक्वेशन लिखना है और उसके बाद रिलेट कर देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आपको फॉर्मूला कुछ है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, ये स्क्वायर है, सरफेस है, इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ है, ठीक है, एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर मतलब क्या हो गया, जैसे आपका बुक है ना, बुक हो गया आपको प्लेन ऑफ पेपर। बुक पे जो है ना, बुक पे एक आप स्क्वायर का डायग्राम बना दो, स्क्वायर डायग्राम। बुक पे आपने क्या किया है, एक स्क्वायर का डायग्राम बना दिया, ये बुक पे है। अब देखिए कोई भी बुक है, पेज है, वो मान लीजिए इतना बड़ा पेज है, ठीक है, उस पर आपने एक छोटा सा वो प्लॉट किया,
एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये जो बुक है ये क्या होगा, बुक क्या है, 2 डायमेंशनल फोटो है। तो ये एक क्या हो जाता है आपको, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें जेड एक्सिस का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस तो 2 डायमेंशनल है। बुक पे पेजेज हो गया वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, समझे ना, सिंपल है, 2 एक्सिस है। क्योंकि जेड एक्सिस हम लोग को नहीं दिखता है, इसलिए उसको छोड़िए। तो इस एक्सिस पे क्या है, एक किताब है, उस पर आपने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है, स्क्वायर लेंथ इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया है क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन सेम प्लेस एट एन एंगल थीटा। अब देखिए बुक है, बुक पे एक वो है, उसी पर आपने क्या किया, एक लाइन बना दिया, लाइन कुछ इस टाइप से, मीन्स वो स्क्वायर के ऊपर ही क्या आप जो ये लाइन बनाया है, क्या वो लाइन उस स्क्वायर के अंदर पास हो रहा है, स्क्वायर अंदर के, मीन्स जो आपका पेज है, मीन्स पेज के ऊपर से गया लाइन और नीचे निकल रहा है क्या, नहीं ना, नहीं निकल रहा है, मीन्स सिंपल है, उसके ऊपर से जस्ट आपने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये लेंथ हो गया, लेंथ के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, वही दिया हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ऑफ द सरफेस इन यूनिट वोल्ट एम्पेयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी एक एरिया, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या आपका जो एरिया है, जो आपने कॉपी में जो ड्रॉ किया है एरिया, क्या उससे कोई लाइन पास हो रहा है, उसके ऊपर से पास हो रहा है, लेकिन उसके अंदर से पास नहीं हो रहा। क्योंकि एक भी लाइन पास नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल है। फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, फाई और साई भी लिखते हैं, साई इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लिखते हैं, लेकिन बुक में फाई ही कंसीडर करता है कहीं कहीं, और साई भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो फाई और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये समझ में आए ना। अब देखिए ये क्या हुआ, इसका बोलने का मतलब क्या होगा, जैसे आप ये देखिए, ये आपका टारगेट है और आपने यहाँ से हिट किया, हिट करोगे तो आपको क्या है, इस पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा टारगेट पे। तो आप उसके सामने से स्ट्राइक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक एरो माना, एक एरो आपने दिया, तो वो क्या हो रहा है, उस एरिया जो आपका जो ये एरिया है उसके थ्रू पास हो रहा है, पास होगा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो क्या होगा, अगर आप वहाँ से मारे होगे एरो, तो ये क्या होगा, ये इससे पास होगा। तो जैसे ही जितना भी एरो को मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस तरह से बहुत सारा एरो है, ठीक है, बहुत सारा एरो है, क्या है, ये बहुत सारा एरो है जो कि पास हो रहा। तो इस टाइप से अगर पास होगा तो कुछ ना कुछ एरो तो इस रिंग से पास होगा, जो कि एरिया है, पास होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ फ्लक्स कट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी टारगेट को अगर साइड से अगर पास करो, इधर से अगर अटैक करो इधर से, तो क्या एरिया के अंदर से पास हो रहा है क्या, नहीं, अंदर से पास नहीं हो रहा, वो उसके ऊपर से पास हो रहा है, बिना इसके अंदर से पास हुए बिना। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर दोनों है, एक एरो तो आप क्या मार रहे हो, ऊपर से नीचे मारो या फिर नीचे से ऊपर मार रहे हो, ठीक है, नीचे से ऊपर इस टाइप से मार रहे हो इलेक्ट्रिक एरो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह सोचिए, ठीक है, मार रहे हैं, वायर मार रहे हैं। ये मान लीजिए एक तरह से इस टाइप का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ही मान लीजिए, लेंथ है, ठीक है। अब एक जो है सामने से मारोगे तो क्या होगा, वो लेंथ के अंदर से पास हो जाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ कट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़रूर कट कर रहा है। लेकिन इस केस में कट कर रहा है नहीं, क्योंकि ये ऊपर से ही पास हो रहा है, अंदर से पास नहीं हो रहा है। जैसे ये लाइन देखिए, ये जो है इसका जो लिम्ब है, जो इसका ये लेंथ है, ये वुडन जो है, मान लीजिए इसी को एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो ये जो इससे पास हो रहा है, तो क्या ये इसके अंदर से पास हो रहा है, नहीं, इसके ऊपर से ही पास हो रहा है, सिर्फ ऊपर से पास हो रहा है, इसलिए फ्लक्स लिंकेज नहीं हो रहा है। समझ गए ना, ये क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। एक है कि सामने से जो कि
जो कि इसके अंदर से पास होता है, ठीक है, और एक क्या है, एक ऊपर से ही पास करवा रहे हो, तो दोनों में अंतर है, यही वाला अंतर है। समझ गए ना क्या हो गया। अब देखिए अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, अब आप क्या कीजिए, जो भी एरिया होता है उसका मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन किधर होता है, जस्ट नॉर्मल टू, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू। मान लीजिए ये स्क्वायर आपने कॉपी में बनाया, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जो उससे ऊपर निकल रहा है एरो, ई एन कैप। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए एक है जेड एक्सिस, जिसको के कैप हो गया यूनिट वेक्टर, आई कैप हो गया यूनिट वेक्टर, जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, एन कैप, क्योंकि ये तो एक्स वाई के प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल मीन्स ना ही एक्स के एलोंग ना ही वाई के एलोंग, ये क्या होगा, एक्स वाई के ऊपर पास होगा, दैट इज किसके ऊपर, के कैप हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। समझ गए ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये एक्स वाई ही है एक्सिस, क्योंकि जेड का तो बोला नहीं, इसी पे क्या बोल रहा है, इस टाइप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना। मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्योंकि ये इस टाइप से है, तो इसमें क्या होगा, आई कंपोनेंट भी होगा प्लस जे कंपोनेंट भी होगा, और कुछ क्वांटिटी होगा, मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और एरिया नॉर्मल ये हो गया, तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो गया, और एरिया क्या हो गया, नॉर्मल है, के कैप हो गया आपको एरिया कैप। अब देखिए इसको यदि डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ए आई कैप डॉट के कैप प्लस बी जे डेट डॉट के कैप। अब देखिए हमने क्या बोला था डॉट प्रोडक्ट में, अभी तो डिस्कस किया हूँ मैं, अगर सेम में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सेम यूनिट वेक्टर में, तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, 0। तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको साइज से या फाई से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। समझ में आ गया ना। 2 मेथड मैंने बता दिया कैसे आपको वो करना। एक तो आपको देखना है क्या उससे पास हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर से पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ऊपर से नहीं अंदर से पास होना, ठीक है ना। हाँ, और एक क्या हो गया, एक देखना है डॉट प्रोडक्ट से, मीन्स अगर एरिया वेक्टर है तो उसका क्या होगा, डॉट किधर है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर का बात चल रहा है, तो मैं बता दूँ, जैसे एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट हैं यहाँ पर। देखिए इस डायग्राम में देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, 3 एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, 3D डायग्राम। 3 एक्सिस मतलब 3D डायग्राम। एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, जे वेक्टर है, जे वाई है तो जे कैप, एंड जेड है तो के कैप। ये 3 हो गया, 3 डायरेक्शन। समझ गया ना। अब बताइए, मान लीजिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी पॉइंट हो गया। अब बताइए ओ ए बी सी, ये जो स्क्वायर है ओ ए बी सी, ये इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर किधर होगा बताइए। इसका यूनिट वेक्टर दो साइड में हो सकता है, या तो इसके अंदर हो सकता है, पेपर के अंदर हो सकता है, या फिर पेपर के बाहर। पेपर के बाहर मान लीजिए, तो ये क्या होगा, पेपर के बाहर का डायरेक्शन क्या है, जेड, तो ये के कैप हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोलना, मीन्स ओ ए बी सी जो है कौन सा प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई, ये क्या है, एक्स वाई ही प्लेन है, एक्स वाई के प्लेन में है। लेकिन इसका जो एरिया यूनिट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मीन्स आप अगर देख रहे हो कि कोई वाल को देख रहे हो, तो वो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो उससे जो आउट निकलेगा दैट इज़ द एरिया वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एन कैप, या फिर माइनस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए मैं प्लस ही लीजिए, तो के कैप हुआ। तो ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको मैं बोलूँ, ये ओ ई एफ ए, ये वाला, ये प्लेन जो है, ये वाला, कौन सा, ये वाला जो प्लेन लो, तो ये किसके कौन सा एक्सिस में है, ये वाई एंड जेड
ये दो प्लेन के बीच में है, वाई एंड जेड प्लेन पे है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, ए एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका देखिए अगर इससे अगर बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस इसके अलोंग होगा या फिर उधर होगा। सो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप हो जाएगा या फिर जे कैप हो जाएगा। समझ गया? इस टाइप से आपको एज्यूम विजुअलाइज करना है थिंग्स को। समझ गए ना कैसे ये काम करता है 3D में। समझे? 2D में तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल है। अब देखिए 3D को अगर अच्छे से देखना है तो ये देखिए, ये मान लीजिए घर है, घर का है ना डायग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर जो वाल है, एक वाल ये है, एक वाल ये है, एक वाल ये है, ठीक है, और एक फ्लोर है नीचे। तो अब देखिए एक एक्सिस इधर हुआ, एक एक्सिस इधर हुआ, एक एक्सिस इधर हुआ ना। तो ये क्या हो गया, 3D हो गया। ये क्या हो गया, 3D। अब घर में देखो, किसी भी कॉर्नर में देखो, घर के किसी भी कॉर्नर में, तो उसमें देखिएगा इस टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा आपको। एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड। तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो ये मान लीजिए y और इसको z। समझ रहे हैं ना? और इसके पीछे का जो होगा उसको हो जाएगा -z। इसके नीचे जो होगा धरती के नीचे वो हो जाएगा -y, और इसके इस साइड जो होगा वो हो जाएगा -x। समझ गए ना? ये 3D डायग्राम समझ गए ना? उसी तरह से अब देखिए ये जो वाल है, ये वाल का अगर वो लोगे आप, क्या नाम है, खिड़की से जो अगर जो मान लीजिए खिड़की से एक आपने एरो आपने थ्रो किया, बाहर से एरो मारा, तो वो आप का जो एरो पास होगा वो किसके साइड में होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग में होगा ना। तो मतलब क्या हो गया, ये जो प्लेन है इसका जो होगा यूनिट वेक्टर वो किसके अलोंग होगा, आई कैप के अलोंग होगा। समझ गए ना? जैसा कि इस डायग्राम में बताया था, OEFA में जैसे वैसे ही इधर का डायग्राम हो गया। समझ गए ना? अगर आपको कहीं भी डाउट है तो इसको आपको घर में आपको अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे दिखता है ये। समझ गए ना? इसी टाइप का जितना भी है घर में, ये देखिए यहाँ पर भी एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, एक ऊपर हो गया, 3 पॉइंट हो गया। यहाँ पर भी होगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ऊपर वाला हो गया। तो 3 कॉर्नर इस टाइप से इमेज फॉर्म हो रहा है। समझ रहे ना? तो ये हो गया अबाउट 3D के बारे में। समझ गया ना? 3D एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये IIT JEE का है, 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसके? दो फ्लक्स है A और B के अलोंग, उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, फ्लक्स रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। एरिया दिया है, एक एरिया ये है जो कि YZ प्लेन में है, और एक एरिया है जो 0.3 है, वो आपको है पैरेलल टू XZ प्लेन में, ठीक है। इस डायग्राम का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करता हूँ। और छोड़िए, ये तो है, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, रेशियो ऑफ द फ्लक्स निकालना है आपको। एक प्लेन है जो पैरेलल टू YZ प्लेन है, YZ प्लेन समझ है, एक Y है, Z है, इसके पैरेलल मीन्स O है, क्या था, EFA, OEFA, ठीक है। एक YZ के पैरेलल हो गया, और एक प्लेन किसके पैरेलल है, XZ के पैरेलल। XZ मीन्स ये और ये नीचे वाला क्या है, DC, ये D हो गया और ये C, ये दो प्लेन हो गया। ये नीचे वाला एक प्लेन हो गया धरती पे, मीन्स घर में देखो तो आप एक धरती का प्लेन हो गया, और एक वाल, कोई भी एक वाल, ये वाला वाल, ठीक है, ये और ये, इस दोनों को देखना है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो एरिया इसका है ये हो गया 0.2 मीटर स्क्वायर, छोड़िए 0.2 हो गया, और इसका एरिया कितना है आपको 0.3 मीटर स्क्वायर। ये XYZ है, और ये I कैप, J कैप, K कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग XYZ, ठीक है, बट रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जो धरती है, जो धरती का जो है 0.3 जो मीटर स्क्वायर एरिया है, अगर आप फ्लोर को देखो तो उसका नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब क्या, Y एक्सिस के अलोंग, मतलब क्या हो जाएगा, एरिया नॉर्मल क्या होगा, J कैप हो जाएगा। समझ गए ना? उसी तरह ये जो वाल है इसके अलोंग इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, X एक्सिस के अलोंग, इसलिए ये क्या होगा, 0.2 J कैप हो जाएगा, 0.2 J कैप।
समझ गए ना, ये समझ गए ना कंसेप्ट। पॉइंट टू आई कैप होगा, जे कैप नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट टू है तो इसके पैरेलल में इसके अलॉन्ग होगा तो आई कैप हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सही कीजिए आप। तो पॉइंट टू इंटू आई कैप, समझ गए ना ये दोनों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपको ये सब पता है, ये पुट कर देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी पुट कर देना है, तो आपको फ्लक्स निकल जाएगा। तो फाई ऑफ ए एंड बी बोल रहा है ना, ए मान लीजिए ये हो गया आपको ए सरफेस, ये हो गया आपको ए ऑफ ए एरिया, और ये हो गया ए ऑफ बी एरिया ऑफ बी। मान लीजिए फाई ऑफ ए निकालना है, तो फाई ऑफ ए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लिख दीजिए आप, 3/5 इंटू ई नॉट इंटू आई कैप प्लस 4/5 इंटू ई नॉट इंटू जे कैप डॉट एरिया वेक्टर एलोंग ए के एलोंग कितना है, सिंपल है 0.2 इंटू आई कैप, 0.2 इंटू आई कैप। देखिए यहाँ पर जे है और यहाँ पर आई है, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो गया 0। अब ये आई है, ये भी आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो फाई ऑफ ए क्या होगा, 3/5 ई आई 1 हो जाएगा इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.6/5 इंटू ई नॉट। सिमिलरली फॉर द 5b के लिए क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, लेकिन ये जे है तो जे का सिर्फ होगा, जे का ही सिर्फ बचेगा ना, इंटू आई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 1.2/5 इंटू ई नॉट। दोनों का रेशियो बोल रहा है निकालने, तो 5 ऑफ ए बाय 5 ऑफ बी क्या हो जाएगा 0.6/1.2, दैट इज हाफ बोलो या फिर 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। सो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 0.5 हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 2001 का IIT का क्वेश्चन है ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चार्जेस दिया हुआ है, Q1 दिया है, Q2 दिया हुआ है। अब ये पॉइंट है x1 x2 डिस्टेंस हो गया, पॉइंट ओ पे आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो हाइपोटेनस है इस पे परपेंडिकुलर हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हो गया आपका, ये इस टाइप का आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, Q1/Q2 का रेशियो निकालना है, तो आपको ये जूम कर लेना है, ये एंगल थीटा मान लीजिए, लेट इट बी एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा आपने ले लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब क्या है, अब ये ओ पॉइंट का देखिए डायग्राम में, तो एक जो है Q1 के कारण क्या लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक नीचे लगेगा E1 मान लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा E2, और रिजल्टेंट तो ER आपको दिया ही है। ठीक है, E1 E2 क्या है, आपको परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपको। E1 E2 क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, मीन्स एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। समझ गए ना, और क्या है E1 E2 हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा आपको 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोलना है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, ये थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए आपको अल्फ़ा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा आपको 90 माइनस अल्फ़ा। 90 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, सिंपल है, 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा। समझ गए ना, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन E1 और ये हो गया आपको ER। कोई डाउट, समझ गए ना E1 E2 के बारे में। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर आप लिखो टेन थीटा इज सिंपल, ये तो ये क्या है रिजल्टेंट है ना, ये तो E2 होगा, और ये हो गया आपको E1, तो टेन थीटा क्या होगा हाइट बाय बेस, तो हाइट क्या हो गया आपको E2/E1 हो गया टेन थीटा। और इसमें इस डायग्राम से टेन थीटा क्या होता है बताइए, टेन थीटा हो गया हाइट क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है तो हाइट हो गया x1/x2।
ठीक है। अब देखिए E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 का वैल्यू क्या है, E1 इधर है तो Q1 बाय होगा K इंटू Q1 बाय डिस्टेंस x1 स्क्वायर, एंड E2 क्या हो जाएगा, K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 स्क्वायर, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, एंड फाइनली हमारा tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 बाय x2, कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, x1 x2 यहाँ से हो गया इक्वल टू, और यहाँ से क्या हो गया E2 बाय E1, तो क्या हो जाएगा E2 बाय E1 करोगे, E2 बाय E1 मीन्स Q2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर इंटू E1 मीन्स Q1 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, Q1 बाई Q2 x1 बाय x2, ये सिंपल हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सो ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 का रेशियो कितना हो जाएगा, x1 बाय x2। सो आंसर विल बी x1 बाय x2। समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या है, 2 थिन चार्ज प्लेट सीट है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट सीट है, इस पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उतना आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, φ1 प्लस φ1 ज़्यादा है, माइनस φ1 कम है, ठीक है। साई, ये क्या है, साई पॉजिटिव ज़्यादा है, साई निगेटिव कम है। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल दिया हुआ है, मीन्स क्या है कि इस टाइप का आपका डायग्राम है, एक क्या है साई प्लस है और एक क्या है साई माइनस, ठीक है, दिया हुआ है। इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कुछ नहीं है, एक पॉइंट आप यहाँ पर जूम कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट के कारण, क्योंकि ये तो साई प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, इस पर पूरा प्लस 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 चार्ज है, और इस पर क्या होगा माइनस माइनस। पॉइंट जो P है, ये जो पॉइंट लिए, इसके कारण प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से तो बाहर निकलता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या होगा, ये इस साइड से बाहर जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा प्लस के कारण। अब देखिए इसी पॉइंट पे माइनस के कारण किधर होगा, माइनस के कारण क्या होता है, माइनस की ओर जाता है, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका माइनस का इधर होगा, तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर होगा। समझ गया ना, इस कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट किधर हुआ, इस साइड हुआ। सो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कोऑर्डिनेट। नाउ सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट, ये पॉइंट है आपको, ठीक है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपको क्या लगेगा, प्लस के कारण क्या लगेगा, इधर लगेगा E1, ठीक है, माइनस के कारण किधर लगेगा, E2 इधर लगेगा। रिजल्टेंट किधर होगा, आपको इधर होगा, तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरह आपको एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसकी और क्या होगा, प्लस के कारण इधर लगेगा, माइनस के कारण इधर लगेगा, रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, तो ये आपका इधर हो गया। इस पॉइंट पे यहाँ पर कंसिडर कीजिए, प्लस के कारण क्या होगा, अवे होगा, माइनस के कारण क्या होगा, टुवार्ड्स होगा, ये क्या पूरा माइनस है, टुवार्ड्स होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा, तो ये हो गया इधर। सो अगर इस चारों को मिलाओगे तुम, तो एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ, ये इस टाइप का डायग्राम होना चाहिए। तो आप देख लो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी सेटिस्फाई कर रहा है दैट विल बी योर आंसर ओनली। सो अगर देखें तो ये प्लस माइनस ये वाला ये है ना, सो ऑप्शन नंबर योर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। और ये क्या होगा, लीनियरली हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इस टाइप से लीनियर है, इसलिए स्क्वायर का टर्म में नहीं है, ये देख रहे हैं, ये इस टाइप का स्क्वायर नहीं है, ये क्या होगा लीनियर है, लीनियर मीन्स इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, समझ गए ना। ओके, तो दिस इज़ आज के लिए यही था हमारा क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट है या फिर
तो आप हम मीन्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और हमारे चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।